हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आई नो 3 दिन हो गया मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया है। उसका रीज़न है कि आई वॉज नॉट वेल, बट फाइन। आज मैं क्लास 12th का टॉपिक है रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन, वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, अब ये डीएनए के रेप्लिकेशन मैंने लिखा तो है यहाँ पे टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन, लेकिन इससे पहले मुझे एक चीज़ समझानी होगी आपको, जो कि है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा मैं आपको समझाऊंगी, फिर मैं आपको रेप्लिकेशन का मतलब समझाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में डिफरेंस बताऊंगी, और फिर एक नॉर्मल रेप्लिकेशन बता के ये टॉपिक मैं ख़त्म करूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगी मैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ा दूँ। ठीक है, so let's start with this. First I have written here DNA replication, but DNA replication आपको नहीं समझ आएगा जब तक आपको सेंट्रल डोग्मा का कंसेप्ट नहीं पता होगा। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा का कंसेप्ट दिया था क्रीक ने दिया था, वॉटसन एंड क्रीक। सेंट्रल डोग्मा ये हमसे कहता है, सेंट्रल डोग्मा हमसे ये कहता है कि देखो बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन मैंने लिख दिया, तो पहले रेप्लिकेशन का मतलब समझो। मतलब होता है अपनी ही कॉपीज बनाना। ठीक है, रेप्लिकेशन का मतलब होता है अपनी ही आप कॉपी बना रहे हो। तो जब डीएनए खुद डीएनए से डीएनए बन गया तो उसको हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन। ठीक, सेंट्रल डोग्मा हमसे ये कहता है कि डीएनए से जब आरएनए बनता है तो ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। और यही आरएनए, बेसिकली एमआरएनए होता है, यही आरएनए जब प्रोटीन बनाता है तो ये प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन। ठीक है, देखो फिर से बता रही हूँ, रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि आप खुद का रेप्लिका बना रहे हो। रेप्लिका बना रहे हो इसका मतलब आप खुद की कॉपी बना रहे हो। ठीक है, जब डीएनए ने खुद से डीएनए बना दिया तो उसको हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन। जब यही डीएनए जो है, एक प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन, जब ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करता है तो आरएनए बनता है, और जब ये आरएनए ट्रांसलेशन करता है तो प्रोटीन बनता है। ठीक है, ये जो है उसे सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, मतलब डीएनए आरएनए बनाया लेकिन ये प्रोटीन नहीं बनाता है, वापस से ये ट्रांसक्रिप्शन मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर लेता है, जो वायरसेस का काम होता है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये वायरसेस का काम होता है, ये हमारा काम नहीं है। ठीक है, तो आपको सेंट्रल डोग्मा का कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि सेंट्रल डोग्मा हमसे ये कहता है कि डीएनए से बना आरएनए, प्रोसेस कहलाई ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से बना प्रोटीन, प्रोसेस कहलाई ट्रांसलेशन। डीएनए से डीएनए बना था तो प्रोसेस कहला रही थी रेप्लिकेशन। हमें वही रेप्लिकेशन यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम समझते हैं, देखो हमने पढ़ा है कि एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। देखो बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव एनिमल्स में होता है, जिसके मतलब न्यूक्लियस के बाद वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। और यूकैरियोटिक हम लोग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, हमारे न्यूक्लियस के बाहर वेल डिफाइंड एक मेम्ब्रेन होती है। ये तो सभी को पता होगा, 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट हो आप। ठीक है, अभी ये देखो, आपने पढ़ना है डिफरेंस पढ़ना है। एक है प्रोकैरियोटिक सेल होती है और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब देखो समझो इधर, अगर मैं एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाती हूँ तो इसके न्यूक्लियस के बाहर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है ना। ये न्यूक्लियस मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके पास नहीं है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसके न्यूक्लियस के बाहर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इतना तो आप 12th ग्रेड में हो तो आपको ये चीज़ पता होगी। ठीक है, अब हो क्या रहा है इस तरीके से, ऐसे जनरल ऐसे शॉर्ट में समझो ना। अब इसमें हमारा और इसी न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। हो क्या रहा है, जस्ट इट्स अ रफ डायग्राम। ठीक है, डोंट टेक इट वेरी मच सीरियसली। हो क्या रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में, मैं ओरिजिन बताने जा रही हूँ आपको, कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्योंकि ये क्या कहते हैं कि न्यूक्लियस उतना वेल डिफाइंड है ही नहीं, तो इसमें रेप्लिकेशन हो, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे ट्रांसलेशन हो, सारे ही प्रोसेस साइटोसोल में होते हैं।
ठीक है, साइटोसोल, ये साइटोसोल में हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, देखो अगर मैं ऐसे, यहाँ तक समझ आया, या अगर मैं ऐसे नॉर्मल कहती हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल में रेप्लिकेशन, अगर हम बात कर रहे हैं रेप्लिकेशन, तो प्रोकैरियोटिक सेल में रेप्लिकेशन हो रहा है साइटोसोल में, यूकैरियोटिक में रेप्लिकेशन, देखो यूकैरियोटिक के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर है, तो इसका ये वाला प्रोसेस जो होगा इसका न्यूक्लियस में होगा। किस में होगा? न्यूक्लियस में होगा। ट्रांसक्रिप्शन जो है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का, मतलब इसका बेटा देखो प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है ही नहीं बहुत अच्छे से, तो चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो चाहे ट्रांसलेशन हो, ये कहता है कि भैया हमारे पास है ही नहीं, एक काम करो तुम सारा ही काम साइटोसोल में करा लो, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं है। बात समझे? लेकिन हमारा जो है, हमारा जो रेप्लिकेशन है वो न्यूक्लियस में हो रहा है, हमारा ट्रांसक्रिप्शन भी न्यूक्लियस में होता है, लेकिन हमारा जो ट्रांसलेशन होता है वो कहाँ होता है? साइटोसोल में होता है। ये ओरिजिन है, मतलब क्या ओरिजिन कह रही हूँ, बेसिकली ये वो जगह है जहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो रही है प्रोसेस, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले, फाइन, तो ये आपको पता होना चाहिए कि रेप्लिकेशन जो पढ़ रहे हो वो हो कहाँ रहा है, ट्रांसक्रिप्शन जो पढ़ रहे हो वो हो कहाँ रहा है, ट्रांसलेशन जो पढ़ रहे हो वो हो कहाँ रहा है। यहाँ तक समझ गए? ठीक। अब होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का ओरिजिन तो डिफरेंट आपने पढ़ लिया, अब आपको ये पढ़ना है कि इसके बेसिकली डिफरेंस क्या हो रहा है। इसके में क्या होता है ना बेटा, एक जगह होती है, एक साइट होती है जिसको हम लोग कहते हैं ओराई, एक होता है ओराई। ओराई मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओराई का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब जहाँ से रेप्लिकेशन क्या होता है बेटा, स्टार्ट होता है। जो हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है बड़ा छोटा सा होता है, ठीक है, तो उसके पास बहुत सारी जगह पे ओराई होती है, बहुत सारी जगहों पे। लेकिन जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है उसके पास क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल भी है बड़ा, तो उसके पास एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है एक डीएनए के सेगमेंट्स में, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड में, एक हमारे उसके जेनेटिक मटेरियल में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक होता है, मतलब एक ही जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब जहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो रही है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अगर मैं कह रही हूँ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिकेशन जहाँ से ओरिजिन हो रही है, स्टार्ट हो रही है। तो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक, मतलब कि एक ही जगह से रेप्लिकेशन आपका स्टार्ट होगा। बात मेरी समझ गए? यहाँ तक समझ गए? ठीक। अब हम लोग ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है हल्का सा इसके में, और इसके में क्या कहते हैं कि ये आपका जगहों का भी डिफरेंस है, इसके में भी जगह का डिफरेंस है। इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बहुत सारी हो सकती है, इसमें सिर्फ एक होगी, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग फाइनली आ रहे हैं रेप्लिकेशन की तरफ। रेप्लिकेशन में कुछ एंजाइम्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल। सबसे पहले मैं कुछ टर्म्स क्लियर करूंगी और फिर मैं आपको कुछ एंजाइम्स के बारे में बताऊंगी कि कुछ एंजाइम्स जो है वो रेप्लिकेशन में पार्ट ले रहे हैं। आप पहले ही एंजाइम्स के बारे में समझ लेंगे तो जब मैं प्रोसेस समझाऊंगी तो आपको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। कुछ एंजाइम्स हैं, जैसे एक एंजाइम मैं लिख रही हूँ, एक है हेलिकेज, ये सब एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स आप जब बोर्ड में मान लो आ जाएगा तो सबसे पहले आप डिफरेंस बताएंगे और फिर आप लिखेंगे एंजाइम्स टेकिंग पार्ट इन डीएनए रेप्लिकेशन, और फिर ये सब का लिखेंगे। मैं इसका फंक्शन भी बताऊंगी। हेलिकेज है और प्राइमेज है, एक है एसएसबी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होती है, मैं बताऊंगी अभी इसके बारे में, और एक होगा आपका लाइगेज और एक होगा आपका गाइरेज, डीएनए गाइरेज, जिसको हम लोग टोपो आइसोमरेज भी कहते हैं। आप लोग हाईएस्ट में जाओगे तो आपको टोपो आइसोमरेज के भी टाइप्स बताए जाएंगे, ठीक है। चलो अभी हम लोग एकदम नॉर्मल पे चलते हैं। ये जो हेलिकेज एंजाइम होता है, हेलिकेज एंजाइम का काम होता है, देखो आपको पता है कि हमारा जो डीएनए है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स हैं। बेसिकली न्यूक्लियोटाइड मैं आपको बता चुकी हूँ, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप होते हैं और पेंटोज शुगर्स होते हैं। ये तीनों मिलकर नाइट्रोजनस बेस बना रहे हैं। बहुत सारे आपके नाइट्रोजनस बेस ये तीनों मिलकर आपके न्यूक्लियोटाइड बना न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो हमारा जेनेटिक मटेरियल बनता है। यहाँ तक क्लियर है ना आपको? होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये तुम्हारे डीएनए की स्ट्रैंड है,
ये मान लो तुम्हारे डीएनए की स्ट्रैंड है। तुम्हें पता है कि डीएनए की स्ट्रैंड की पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी मतलब क्या होता है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 से स्टार्ट होगा कि 3 से, 3 से स्टार्ट होगा कि 5 से। ठीक है, हो क्या रहा है आपका, जैसे मान लो मैं इसको ऐसे कह रही हूँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, आप ऐसे जनरल समझो, और इसके बीच में बॉन्ड्स होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, है ना, पता है ना आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। मैंने न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर्स भी बता रखे हुए हैं। ऐसे इनके बीच में नाइट्रोजनस बॉन्ड होंगे। तो अगर तुम देखो, तुम्हें हाँ रेप्लिकेशन में तुम ये भी लिख सकते हो कि हमारा रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। रेप्लिकेशन आप कहोगे कि मैम ये हेलिकेज एंजाइम का काम क्या होता है। हम लोगों का जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना बेटा, वो सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि देखो, जैसे मान लो कि तुम्हारे 2 डीएनए के स्ट्रैंड हैं, तो ये जैसे मान लो कि तुम्हारे 2 डीएनए के ऐसे स्ट्रैंड है। ठीक है, ये 2 डीएनए के स्ट्रैंड है, ये दोनों ऐसे आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए हैं। आपको रेप्लिकेट कराना है, मतलब इसी की कॉपीज बनानी है। तो सबसे पहले आपको इसके बीच का बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूट गया। ठीक, इसके बीच का बॉन्ड टूटा। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक नया स्ट्रैंड बनेगा, यहाँ पे एक नया स्ट्रैंड बनेगा, और यहाँ पे एक नया स्ट्रैंड बनेगा। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों, मान लो कि क्या कहते हैं कि एग्जाम्पल मैं ऐसे देती हूँ, थोड़ा सा इसको सीरियस मत लेना। मान लो ये मदर फादर है, ठीक है, ये दोनों ही बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब 2 बच्चे थे, एक बच्चा बोला मैं अपने पापा के साथ रहूँगा, एक बच्चा बोला मैं अपनी मम्मी के साथ रहूँगा। ठीक है, अब ये सब सेपरेट हो गए, ऐसे सेपरेट हो गए। ठीक है, ये यहाँ पे मान लो एक बच्चा, यहाँ पे मान लो एक बच्चा। अब ये पहले 2 स्ट्रैंड थी, अब यहाँ पे ये जब सेपरेट हुआ और यहाँ पे भी एक स्ट्रैंड आ गया, यहाँ पे भी एक स्ट्रैंड हो गई, तो ये एक स्ट्रैंड, ये पहले एक स्ट्रैंड थी, अब ये एक स्ट्रैंड, ये आपकी डबल स्ट्रैंडेड एक डीएनए है। ठीक है, ये डबल, ऐसे समझो कि देखो ये आपका एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये पहले क्या होता है आपस में जुड़ा रहता है, लेकिन अब ये क्या हो गया, ये सेपरेट हो गया। अब इसके पास, इसने आपस में एक अपना डॉटर, इसने अपना एक नया स्ट्रैंड बनाया, और इसने अपना एक नया स्ट्रैंड बनाया। मतलब पहले ये डबल स्ट्रैंडेड थे, अब फिर ये अलग हुए, फिर इन्होंने अपना एक अलग स्ट्रैंड बनाया, अपना ये अलग स्ट्रैंड बनाया। ठीक है, अब ये अपना अपना स्ट्रैंड बनाया। अब देखो दोनों के पास पेरेंट तो है, एक पेरेंट स्ट्रैंड तो है, और नया ये न्यू स्ट्रैंड बन के आया है। सेमी मीन्स आधा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। आप देख रहे हो कि दोनों के पास आधे आधे पेरेंटल कैरेक्टर कंजर्व है। पेरेंटल कैरेक्टर कंजर्व मतलब ये 2 स्ट्रैंड इधर, 2 स्ट्रैंड इधर, एक स्ट्रैंड पेरेंट का है, एक स्ट्रैंड नया बना हुआ है, एक स्ट्रैंड पेरेंट का है, एक स्ट्रैंड नया बना हुआ है। तो यही कहता है सेमी कंजर्वेटिव की, मतलब वो भले डिवाइड होकर नया बना लेंगे, लेकिन अपना पैटर्नल कैरेक्टर, अपना पैटर्नल स्ट्रैंड उनके पास रहेगा। पैटर्नल मैटर्नल मतलब अपने पेरेंट्स का स्ट्रैंड उनका रहेगा। ये एक स्ट्रैंड था, ये डबल स्ट्रैंडेड है, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े थे, ये पहले अलग हुए, अब इसने अपना एक नया स्ट्रैंड बनाया, इसने अपना एक नया स्ट्रैंड बनाया। नया तो बन गया, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों ही नए हैं, एक पुराना एक नया, एक पुराना एक नया, है ना। तो इसीलिए यही जो डीएनए का रेप्लिकेशन है, इसीलिए कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव है, कि वो अपने पेरेंटल कैरेक्टर को क्या किया हुआ है, कंजर्व करके रखा है। ऐसा नहीं है कि दोनों ही नए कैरेक्टर्स उसको दिख गए। यहाँ तक आपको समझ आया। और ये जो आपका जो ये वाला स्ट्रैंड होता है, ये जो पेरेंट वाला स्ट्रैंड है, उसको हम लोग कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये जो नया स्ट्रैंड बना है उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारा रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव ये क्यों है। ठीक है, चलिए अब आपसे मैं क्या कह रही थी कि मैं आपको हेलिकेज एंजाइम का काम समझा रही थी। हेलिकेज एंजाइम का काम जब हम समझते हैं, तो ये हेलिकेज एंजाइम, ये दोनों ही स्ट्रैंड जो है वो बॉन्ड से जुड़े थे ना, तो हमें अब इनको अलग करना है, तो पहले इनके बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा ना। तो ये जो हेलिकेज एंजाइम है वो इस बॉन्ड को तोड़ता है, इस बॉन्ड को क्या करता है, तोड़ता है। ठीक, हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है, इस बॉन्ड को तोड़ रहा है। ठीक, इसका फंक्शन समझ गए। प्राइमेज एंजाइम क्या होता है, प्राइमेज एंजाइम कुछ सेट ऑफ प्राइमर्स लगाता है, और ये प्राइमर्स आरएनए प्राइमर्स होते हैं। आरएनए का कुछ प्राइमर्स होता है, मतलब कुछ आरएनए के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 7-8 न्यूक्लियोटाइड लगाता है।
ठीक है। प्राइमेज ये जो है ये प्राइमर ऐड करेगा और जहाँ पे प्राइमर ऐड होगा वहीं पे रेप्लिकेशन फिर स्टार्ट होगा, मतलब वही ओराई हो जाएगा, वहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है। आपको फिर ये एसएसबी दिख रहा है, एसएसबी का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये एक प्रकार का सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होता है क्या, देखो बेटा, आपने ना ये जैसे मान लो ये डीएनए है, तो ये डीएनए के बॉन्ड जब आप तोड़ दोगे तो इसको कहते हैं डीनेचुरेशन, डीनेचर हो गया, मतलब अपने नेचर से हट गया। ये ऐसे था, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, अब ये क्या हो गया, डीनेचर हो गया, इसे कहते हैं डीनेचुरेशन। ठीक, अगर ये वापस आपस में जुड़ गया तो इसको कहते हैं रीनेचुरेशन। बेबात समझे, डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन। हो क्या रहा है, जैसे मान लो कि ये तुमने डीएनए की स्ट्रैंड थी, इसको बॉन्ड को तोड़ दिया। ठीक, तो हो सकता है कि तुम जैसे ही इसको तोड़ के, मैं जैसे ये दोनों स्ट्रैंड है, मैं यहाँ से इसको ऐसे तोड़ते हुए यहाँ पहुंची, तो हो सकता है कि ये आपस में इतना वाला हिस्सा आपस में वापस जुड़ जाए, हो सकता है कि नहीं। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ये प्रोटीन होता है जो क्या करता है, उनको जुड़ने से रोकता है। मतलब टूटा है पहली बार, तो जैसे मैंने तोड़ के मैं ऐसे आगे बढ़ रही हूँ, तो हो सकता है कि वो आपस में पीछे से वापस जुड़ जाए, तो ये वाला क्या करता है, उनको जुड़ने वापस नहीं देता है। बात समझ गए। फिर ये लाइगेज एंजाइम है, ये ग्लूइंग एंजाइम होता है। ग्लूइंग एंजाइम मतलब क्या होता है कि अभी तुम जब रेप्लिकेशन पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये कुछ स्ट्रैंड्स होती है वो आपस में ऐसे, मान लो अगर टुकड़े में टूटी हुई है तो ये उसको ग्लू करता है, जोड़ता है, इसीलिए इसका नाम होता है ग्लूइंग एंजाइम। ठीक है। और ये डीएनए गाइरेज है, टोपोआइसोमेरेज भी कहते हैं इसको। ये सुपर कॉइलिंग से रोकता है। सुपर कॉइलिंग, आप कहोगे मैम ये सुपर कॉइलिंग क्या होता है। देखो बेटा, कि जैसे मान लो ये डीएनए के स्ट्रैंड है, तो इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड तो हेलिकेज ने तोड़ दिए, लेकिन हो सकता है कि ये आपस में गांठ बना ले, सुपर कॉइल कर जाए आपस में। मतलब मैंने इन दोनों के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए, इन दोनों के बीच के ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड तो तोड़ दिए, लेकिन हो सकता है कि ये और ये आपस में ऐसे कॉइल हो जाए, तो ये गायरेज, जिसको टोपोआइसोमेरेज भी कहते हैं, ये सुपर कॉइलिंग होने नहीं देता है। ठीक है। लेट मी टेल यू अगेन, एंजाइम्स मैं आपको बता रही हूँ डीएनए रेप्लिकेशन में वो एंजाइम जो पार्ट लेते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कंजर्वेटिव मतलब अगर ये एक स्ट्रैंड है, हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में दो स्ट्रैंड सेपरेट होंगे और दोनों ही अपना अपना नया स्ट्रैंड बनाएंगे। जब ये अपना स्ट्रैंड बनाएंगे तो एक एक तो इनके पास नई स्ट्रैंड होगी, लेकिन दो इनके पास पुरानी ही रहेगी। इसका मतलब ये अपने पेरेंटल कैरेक्टर को क्या किए हुए हैं, कंजर्व किए हुए, इसीलिए हमारा रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक, हमारे रेप्लिकेशन में पार्ट लेने वाला है होता है हेलिकेज, प्राइमेज, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, लाइगेज और डीएनए गाइरेज। हेलिकेज का काम क्या होता है कि ये जो दो डीएनए के स्ट्रैंड है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो ये उस हाइड्रोजन बॉन्ड को ऐसे काटता है। ठीक है। प्राइमेज क्या होता है, ये कुछ प्राइमर्स ऐड करता है। प्राइमर्स क्या होते हैं, आरएनए के ही कुछ न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है। ये इसलिए ऐड होते हैं क्योंकि जहां पे भी ऐड होंगे वहीं से रेप्लिकेशन फिर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का काम होता है कि अगर मैं इनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड को काट के ऐसे आगे बढ़ती हूँ, तो ये डीएनए जब ये अलग हो गए तो मतलब ये डीनेचर है, तो क्या होता है ना कि जब इनको नॉर्मल कंडीशन मिलती है तो ये वापस जुड़ जाते हैं, तो ये इसे वापस जुड़ने नहीं दे रहा है फिलहाल में। फिर लाइगेज क्या करता है, कहीं कहीं से जो स्ट्रैंड टूटे हैं उनको जोड़ता है, और गाइरेज क्या करता है, ये सुपर कॉइलिंग, मतलब आपस में वो कॉइल ना कर जाए, आपस में ये स्ट्रैंड अपने में कॉइल ना कर जाए, तो सुपर कॉइलिंग से उसे रोकता है। आई होप ये एंजाइम्स का पार्ट आपको क्लियर होगा। ठीक, नाउ लेट्स स्टार्ट विद अनदर वन। अब प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, आप ये ऐसे लिख दोगे तो ठीक है, एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो उसको इतना पता चल जाएगा कि आपको एंजाइम्स का आइडिया है। देखो बेटा, क्या होता है ना कि कभी कभी आपकी कॉपी के कुछ जो आप ऊपर पे पॉइंट्स लिखते हो ना, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है तो वहीं से समझ जाता है कि ठीक है ये इतना इतना लिखा है, इसका मतलब इसको समझ है। ठीक है। तो वो हम लोग भी, जैसे हम भी लोग हैं किसी की कॉपी चेक कर रहे हैं, तो हम लोग सोचते हैं अरे यार इतना इतना लिखा है, मतलब इतने इतने स्टेप्स इसे पता है, इसको पता होगा, तो फिर थोड़ा कॉपी आपकी आराम से चेक हो सकती है, अब मार्क्स भी मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पहले आप क्या करिएगा, की पॉइंट्स पहले लिख दिया करिए, एग्जामिनर को पहले ही विश्वास दिला दीजिए कि मुझे आता है, मैं गधा बच्चा नहीं हूँ। ठीक है। अब इधर समझो, ये डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है ये 3 स्टेप में आपको समझना है। पहला प्रोसेस है पहला प्रोसेस होता है इनिशिएशन, दूसरा प्रोसेस होता है इलोंगेशन, और तीसरा प्रोसेस होता है
टर्मिनेशन मतलब होता है सबसे पहले, इनिशिएशन मतलब हमें सबसे पहले इनिशिएट शुरू करना है, शुरुआत करनी है। फिर हमें जैसे मान लो कि शुरुआत की, अब ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है, इलोंगेट करना है। अब प्रोग्राम खत्म हो गया, अब टर्मिनेट कर देना है, रोकना है। इनिशिएशन मीन्स आपने स्टार्ट किया, इलोंगेशन मीन्स अब आगे बढ़ा रहे हैं, टर्मिनेशन मीन्स ना हो गया, डन, रोको उसे। समझ गए? तो आप सबसे पहले लिखोगे प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, इट हैज़ 3 स्टेप्स। पहला है इनिशिएशन, दूसरा है इलोंगेशन और तीसरा है टर्मिनेशन। यहाँ तक समझ गए? ठीक। अब हम लोग चलते हैं इनिशिएशन प्रोसेस की तरफ। हम लोग एक एक बार में समझेंगे हो क्या रहा है। जैसे मानो कि ये तुम्हारा मैंने बना दिया डीएनए का एक स्ट्रैंड, ठीक। अब ये डीएनए का स्ट्रैंड जो है ये मान लो कि तुम्हारा ये 5 प्राइम से 3 प्राइम और ये हो गया तुम्हारा यहाँ से 5 प्राइम से 3 प्राइम। आपको पता है ना 3 ऐसे बगल पे नहीं होंगे, ठीक। अब नाउ दे आर जॉइंड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, दे आर जॉइंड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, या आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से ऐसे 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 जॉइंड होते हैं। आपको पता है ना कि डीएनए में क्या कहते हैं, प्यूरिन, पिरिमिडिन होता है, एडेनिन, I don't know why this is not working, एडेनिन, थाइमिन और गुआनिन, साइटोसिन होता है कि नहीं होता है? एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है और गुआनिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। देखो बेटा, अगर तुम कुछ काटने जा रहे हो, जैसे मैंने बोला कि इसको ऐसे पकड़ तोड़ो, फाड़ दो, तो तुम देखोगे कि कहाँ से इनके बीच की पकड़ कमजोर है। जहाँ इनकी पकड़ कमजोर होगी तुम कहोगे यहीं से स्टार्ट करते हैं। जब एक बार थोड़ा सा चीरा लग जाएगा तो फाड़ना थोड़ा आसान हो जाता है किसी भी चीज़ को। जैसे मैं कोई कपड़ा ही फाड़ रही हूँ तो एक बार हल्का सा अगर टीयर होता है तो फिर हम लोग उसे आराम से टीयर कर सकते हैं, राइट। तो ये जो क्या होता है, सबसे पहले इसको खोजा जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा इन कंपैरिजन टू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब डीएनए रेप्लिकेशन वहां स्टार्ट होगा जहां पे 80 का सीक्वेंस ज्यादा भर के होगा। मतलब इसीलिए टाटा बॉक्स एक आगे आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि जहां से रेप्लिकेशन हम लोग को फाइनली स्टार्ट करना है। मतलब टाटा नहीं, थाइमिन एडेनिन, थाइमिन एडेनिन, मतलब कि आप देखोगे ऐसे समझो, एडेनिन है मान लो तो थाइमिन एडेनिन ऐसे स्टार्ट करते हैं ना टाटा। हाँ चलो ये भी ठीक है, टी ना। आप देख रहे हो कि इनके बीच में ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से ये सब जुड़े रहते हैं। एडेनिन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जहां भी एडेनिन होगा उसके ठीक सामने आप थाइमिन लिखोगे और इनके बीच में डबल बॉन्ड होगी। हमें डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान है इन कंपैरिजन टू ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका मतलब रेप्लिकेशन प्रोसेस वहां स्टार्ट होगी जहां पे एडेनिन थाइमिन ज्यादा होगा। ये क्लियर है आपको? ठीक है। अब फिर ये आप समझे इनिशिएशन प्रोसेस में मैंने फिर से मैं बना रही हूँ, ये आपका स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, ये आपस में जुड़ा हुआ था हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि हेलिकेज एंजाइम तुम एक काम करो, अपना काम शो करो, तुम आओ और बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। तो हेलिकेज आया और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक, हेलिकेज बोलेगा ठीक है मैं काम करता हूँ, मैं हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता हूँ, ठीक है। हेलिकेज तो ब्रेक कर देगा। हेलिकेज के बाद जैसे मान लो कि हेलिकेज आया और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, तो ये होगा कि अब तोड़ तो दिया, अब जोड़ने का काम कौन करेगा? दोनों ही बॉन्ड को हमने दोनों ही स्ट्रैंड को तोड़ दिया, अब इसको जोड़ने का काम कौन करेगा? तो इसके लिए मैंने वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नहीं लिखा था। आई एम वेरी सॉरी यू पीपल, प्लीज ऐड। जब मैं एंजाइम वाला सेक्शन लिख रही थी तो उसके बाद एक एंजाइम आता है जिसका नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज ये हायर क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे डीएनए पॉलीमरेज 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, और ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है वही मेन होता है, ठीक है। ये बिल्डर एंजाइम होता है। बिल्डर मतलब क्या करता है, ये जिम्मा उठाता है कि मैं, तुमने जो हेलिकेज नया बॉन्ड तोड़ा है, मैं अब नया बॉन्ड, मैं नया स्ट्रैंड बनाने का काम मैं करूँगा, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज आता है और डीएनए पॉलीमरेज नए बॉन्ड को, नए स्ट्रैंड्स को ये क्या करता है, स्टार्ट करता है, कहता है कि मैं नया स्ट्रैंड बनाऊंगा, ठीक। अब क्या हुआ कि 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, जैसे मानो इतने बॉन्ड को तोड़ दिया गया, ठीक है, इतने बॉन्ड को क्या कर दिया, तोड़ दिया गया। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया। ये जो एक स्ट्रक्चर ऐसे बना है ना, इसी को कहते हैं रेप्लिकेशन फोक।
ठीक है, ये ऐसे फोक जैसा स्ट्रक्चर बनाए, ये रेप्लिकेशन फोक। अब डीएनए पॉलीमरेज आता है, जब वो अपना स्ट्रैंड बनाने के लिए सोचता है कि मैं एक स्ट्रैंड बनाऊंगा, तो बेटा उसको भी तो जैसे तुम्हें मैंने बोल दिया कि जाओ और मिठाई बांटना स्टार्ट करो, तो तुम्हारा एक क्वेश्चन होगा ना कि मैम कौन से घर से बांटना स्टार्ट करूँ, सबसे पहला घर तो बता दीजिए, फिर वहां से स्टार्ट करूंगा तो लगातार सारे घरों में मिठाई बांट दूंगा। तो डीएनए पॉलीमरेज बोलता है कि फ्रॉम वेयर आई विल स्टार्ट। तो मैंने आपको बताया कि स्टार्ट वहीं से होगा जहां पे एडेनिन थाइमिन का कंसंट्रेशन, एडेनिन थाइमिन ज्यादा होंगे, है ना। तो मैंने आपको एंजाइम जब मैं बता रही थी तो मैंने प्राइमेज एंजाइम बताया कि प्राइमेज एंजाइम का काम है कि वो प्राइमर ऐड करता है, और प्राइमर जहां ऐड होगा वहीं से काम स्टार्ट होगा। तो प्राइमेज एंजाइम को बुलाया जाता है कि तुम जाओ और इसको बताओ कि स्टार्ट कहाँ करना है। ठीक है, जैसे तुमने पूछा कि मैम मिठाई कहाँ से बांटनी स्टार्ट करनी है, तो मैं एक अपने घर वाले को कहूँगी तुम जाओ उसको बताओ वो कॉलोनी का पहला घर वहां से मिठाई बांटना स्टार्ट करो। तो प्राइमेज एंजाइम आता है और प्राइमेज एंजाइम अपने कुछ प्राइमर्स ऐड करता है। डीएनए पॉलीमरेज जब भी नया स्ट्रैंड बनाएगा तो ध्यान रखना कि उस स्ट्रैंड की पोलैरिटी जो होगी वो 3 प्राइम से 5 प्राइम होगी, तभी वो नया स्ट्रैंड बनाएगा जिसकी पोलैरिटी होनी चाहिए 5 प्राइम से 3 प्राइम। मतलब डीएनए पॉलीमरेज जो नया स्ट्रैंड बनाएगा वो होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम। वो जो भी नया स्ट्रैंड बनाएगा वो होगा, उसकी पोलैरिटी होनी चाहिए 5 प्राइम से 3 प्राइम। जब उसको 5 प्राइम से 3 प्राइम मान लो ऐसे बनाना है तो सामने वाले को तो 3 से 5 होना चाहिए ना, तभी तो ये 5 से 3 बनाएगा। तो डीएनए पॉलीमरेज कहता है कि ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, वहां जाता हूँ जहाँ पे पोलैरिटी 3 से 5 है, और फिर तुम वहीं कहीं प्राइमर बोलता है कि ठीक है मैं वहीं कहीं पे वो प्राइमेज एंजाइम बोलता है कि मैं प्राइमर ऐड कर दूंगा। यहाँ पे ऐसे प्राइमेज, यहाँ पे आप देखो यहाँ से ऐड हो गया ये प्राइमेज एंजाइम ने कुछ प्राइमर्स ऐड कर दिए, ठीक है, वो यहाँ पे ऐड कर दिया। मैंने आपसे बोला कि डीएनए पॉलीमरेज वहीं पे काम करेगा जहाँ पे 3 प्राइम से स्टार्ट होगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम जाएगा। अब देख रहे हो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था 3 से 5, इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब लेकिन यहाँ पे तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब इसको इस वाले स्ट्रैंड पे हमें यहाँ से शुरू करना है और इस वाले स्ट्रैंड पे हमें इस तरफ से शुरू करना है। इस वाले में हमें इस तरफ से जाना है, इस वाले में हमें इस तरफ से जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो यहाँ कहीं प्राइमर ऐड करता है और यहाँ पे वो कहीं यहाँ कहीं प्राइमर ऐड करता है। देखो यहाँ प्राइमर ऐड करेगा तभी तो नई स्ट्रैंड बनेगी जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम होगी, और यहाँ कहीं प्राइमर ऐड करेगा तभी तो नई स्ट्रैंड बनेगी जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम होगी, है ना। बात मेरी समझ रहे हो, वो यहाँ से ये वाली बात समझ आई आपको, ठीक। अब क्या कहता है कि यहाँ पे प्राइम, सबसे पहले क्या हुआ, हेलिकेज ने बॉन्ड को तोड़ दिया, फिर डीएनए पॉलीमरेज आया, बोला कि मैं नया स्ट्रैंड बनाऊंगा। नया स्ट्रैंड बनाने के लिए मैं जो नया स्ट्रैंड बनाऊंगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा। तो मैं अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम बनाऊंगा तो मुझे अपना ओपोनेंट कौन चाहिए जो क्या हो 3 प्राइम से 5 प्राइम हो। तो ये है 3 प्राइम से 5 प्राइम और ये है 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक। ये अब तो ये यहाँ पे नया स्ट्रैंड इस तरह प्राइमर आता है और यहाँ पे प्राइमर यहाँ लगाता है, तो एक ये यहाँ पे अब डीएनए पॉलीमरेज यहाँ बैठा, अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो नई नई स्ट्रैंड यहाँ पे बन गई, 5 प्राइम से 3 प्राइम नई स्ट्रैंड यहाँ पे बन गई। ये स्ट्रैंड इसके ठीक उल्टी है, तो यहाँ पे ऐसे प्राइमर लगाता है और यहाँ पे एक नई स्ट्रैंड बनती है। आप एक यहाँ ये क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। ये जो है वो लगातार देखो फटाफट नई स्ट्रैंड बनाते जाएगा, लेकिन ये क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे प्राइमर लगाया और यहाँ पे एक नई स्ट्रैंड बनी। आप देख रहे हो जैसे ही ये नया स्ट्रैंड बना रहा है तो और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते जाएंगे और ये स्ट्रैंड और खुलती जाएगी। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये प्राइमर ने ऐड हुआ और यहाँ से यहाँ नई स्ट्रैंड तो बनी, तो फिर देखा गया कि पीछे की तो और स्ट्रैंड खुलती जा रही है, तो प्राइमर कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पे फिर से ऐड हो जाता हूँ, तो यहाँ पे नई प्राइमर ऐड हो गया, फिर यहाँ पे नई स्ट्रैंड बनी। अब देख रहे हो कि ये वाली स्ट्रैंड लगातार बन रही है, लेकिन ये वाली स्ट्रैंड यहाँ बनी फिर यहाँ बनी, और ये लाल लाल वाला जो है ये क्या है, प्राइमर है। ये जो फटाफट सी स्ट्रैंड बनी है उस स्ट्रैंड को हम लोग कहते हैं, मतलब ये जो कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड है ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बनी, कॉन्टिन्यूस, इसी को हम लोग कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। और ये देख लो कहीं कहीं टूटी टूटी से बनी है, तो ये होती है लैगिंग स्ट्रैंड, जिसको हम लोग कहते हैं, ये जो टूटा टूटा सा फ्रेगमेंट है इसी को हम लोग कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, मेरी बात समझे।
मैंने फिर से बताना है आपको, प्राइमर आया और फटाफट नया स्ट्रैंड ऐसे बनता गया, डीएनए पॉलीमरेज जहाँ जहाँ रन किया, यहाँ पे प्राइमर लगा था, नया स्ट्रैंड बना, ये थोड़ा सा आगे बढ़ा तो पीछे की और स्ट्रैंड खुल गई, तो फिर पीछे फिर प्राइमर यहाँ पे लगा, फिर एक नई स्ट्रैंड बनी। ठीक है, अब ये टूटी टूटी सी स्ट्रैंड बन गई है और इनके बीच में ये प्राइमर लगे हुए हैं। यहाँ तक समझ गए? तो डीएनए पॉलीमरेज का काम है, डीएनए पॉलीमरेज तुरंत ये प्राइमर को भी फिर हटाता है। ये प्राइमर को हटाया, अब क्या हुआ, ये प्राइमर को हटा दिया तो ये टुकड़ों को जोड़ना भी तो है, तो आपको वो एंजाइम लाइगेज एंजाइम, मैंने बताया था कि लाइगेज एंजाइम का काम है ग्लूइंग, जोड़ने का। लाइगेज एंजाइम आता है और ये पूरे स्ट्रैंड को फिर बाद में जोड़ दिया जाता है और इसी प्रकार से रेप्लिकेशन होता है। और ये जो एक डीएनए आपको दिख रहा है, डीएनए की स्ट्रैंड, ये फिर एक नई स्ट्रैंड ऐसे बन के तैयार हो जाती है। बात मेरी समझे? ये था रेप्लिकेशन का प्रोसेस। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? सबसे पहले कौन सा एंजाइम आया? हेलिकेज आया, हेलिकेज ने बॉन्ड को तोड़ा। फिर आया डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज ने बोला कि मैं 5 प्राइम से 3 प्राइम वाले नया स्ट्रैंड बनाऊंगा। तो जब मैं 5 से 3 बनाऊंगा तो सामने वाला क्या होना चाहिए? 3 से 5। लेकिन यहाँ पे आया, लेकिन ये बोला मैं शुरू कहाँ से करूँ, तो प्राइमेज एंजाइम आके यहाँ पे प्राइमर लगा दिया, जहाँ से प्राइमर लगा वहीं से नया स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो गया। इसके में प्राइमर यहाँ लगा, कभी यहाँ लगा, वो वाला चीज़ आप पीछे देखेंगे आपको पता चल जाएगा। फिर जो स्ट्रैंड टूटी टूटी सी होगी उसको जोड़ने का काम कौन करेगा? लाइगेज एंजाइम करेगा। तो मेन कौन कौन से एंजाइम अभी आपने पढ़े हैं? हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज और लाइगेज। ठीक है, एसएसबी, एक बार मैंने आपको बताया था कि जब ये आगे ऐसे हेलिकेज तोड़ रहा है, मान लो ऐसे समझो, ये हेलिकेज तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि ये दोनों ही स्ट्रैंड वापस से आपस में फिर से जुड़ जाए। तो इसको रोकने के लिए कौन सा प्रोटीन था? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जो दोनों ही स्ट्रैंड को वापस जुड़ने नहीं दे रहा था। गाइरेज एंजाइम का काम क्या था? कि ये आपस में ये कॉइलिंग ना कर ले, उसके कॉइलिंग को रोकने का काम कौन कर रहा था? गाइरेज एंजाइम कर रहा था। ये था रेप्लिकेशन का प्रोसेस। ऐसे आपका एक, लेकिन मैंने आपको इनिशिएशन में ही सब बता दिया, अब आप समझिए फिर से। तो सबसे पहले इनिशिएशन में क्या हुआ? एंजाइम से ऐड हुआ। इलोंगेशन में क्या हुआ? डीएनए पॉलीमरेज ने इलोंगेट करना स्टार्ट किया। अभी मैं ये आपको समझ आ गया होगा तो मैं लिखती हूँ। यहाँ पे मैंने बोला है इनिशिएशन, फिर होगा इलोंगेशन और फिर होगा टर्मिनेशन। इनिशिएशन में हमें दिखा कि सबसे पहले इनिशिएशन में क्या हुआ? सबसे पहले इनिशिएशन में क्या हुआ? हेलिकेज ब्रेक्स द बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर क्या हुआ? हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया, तो फिर क्या हुआ? हेलिकेज ने जब हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया, डीएनए पॉलीमरेज बिल्ड्स द फिर क्या होगा? प्राइमेज ने क्या किया? एड्स द प्राइमेज एंजाइम ने क्या कर दिया? प्राइमर ऐड कर दिया। फिर डीएनए पॉलीमरेज, अब इलोंगेशन स्टार्ट होगा। डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट्स बिल्डिंग न्यू स्ट्रैंड ऑफ, और कौन सी न्यू स्ट्रैंड बनाएगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम का। ठीक है, फिर क्या होगा? लाइगेज विल जॉइन द लैगिंग स्ट्रैंड, जो भी टूटी टूटी फ्रेगमेंट थी उसको जोड़ देगा। और फाइनली जब हमारी पूरे डीएनए की स्ट्रैंड रेप्लिकेट हो जाएगी तो फिर टर्मिनेशन का प्रोसेस हो जाएगा और डीएनए रेप्लिकेशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नहीं समझ आया है तो प्लीज़ राइट वॉट एवर द प्रॉब्लम यू आर हैविंग इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।